हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सब लोग? तो आज फिर आपके लिए एक और ऑर्गेनिक की वीडियो लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो जेई जनरली पूछता रहता है क्वेश्चंस, उन टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चैनल को प्लीज, जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और जेई का जो दूसरा सेशन आ रहा है उससे पहले मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड रहना और नोटिफिकेशन वाला अपना बेल आइकन दबा दो। चलो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फटाफट से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ मेरे साथ, और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म? ठीक है भाई, आइडोफॉर्म के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं यूज किया जा सकता? मतलब बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं देगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइडोफॉर्म के लिए एक कंडीशन बता रहा हूँ, आप हमेशा याद रखना, काम आएगी। जिन कंपाउंड्स में ये वाला ग्रुप मिलेगा आपको, मिथाइल कीटोन बोलते हैं इसको, COCH। ठीक है, ये वाला ग्रुप या तो मिल जाए आपको डायरेक्टली, या फिर उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने से ये ग्रुप बन जाए। ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बातें बोल रहा हूँ। या तो डायरेक्टली प्रेजेंट हो, जैसे सपोज करो एसीटोन मैंने लिखा। ठीक है, तो एसीटोन में डायरेक्टली प्रेजेंट है ये ग्रुप, देख रहे हो आप? ठीक है, या सपोज करो मैंने इथेनॉल लिखा, तो ये दोनों के दोनों आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो COCH3 ग्रुप होना चाहिए आपके पास प्रेजेंट, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसको ऑक्सीडाइज करने से ये ग्रुप बन जाए। जैसे सपोज करो इथेनॉल ले लो, C2H5OH, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं तो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और कौन सा एल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे आपका? इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो यहाँ पे भी आपको ये ग्रुप मिल गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने पे ये ग्रुप मिल गया आपको इथेनॉल को। इथेनॉल भी ये टेस्ट देगा, सिर्फ ऐसा एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देगा, है ना? जैसे प्रोपेन टू ऑल ले लो, प्रोपेन टू ऑल भी ये टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल है ये, तो ये कीटोन बनाएगा। ये क्या बनाएगा भाई? कीटोन बनाएगा, एसीटोन बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी देगा आपको। समझ आ रही है बात? तो जिन भी कंपाउंड्स के पास COCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीडाइज होने पे बन जाए, वो कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या क्या दिया है? तो एसीटोन, एसीटोन तो देगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एसीटोन तो देगा, हमें देखना है जो ना दे। फिर आते हैं मिथेनॉल पे। अब मिथेनॉल देखो, मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH होता है। यहाँ ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको ऑक्सीडाइज भी करोगे तो भी आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के पास भी COCH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आंसर होगा हमारा मिथेनॉल। बाकी इथेनॉल मैंने अभी आपको दिखाई दिया, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने से एसिटल्डिहाइड बनता है, जो कि आइडोफॉर्म देता है। तो इथेनॉल भी देगा, आइडोफॉर्म भी देगा, तो इथेनॉल भी देगा और एसिटल्डिहाइड भी देगा। ठीक है, तो आंसर है हमारा मिथेनॉल, जो इनमें से नहीं देगा। समझ आ गया सबको? तो COCH3 ग्रुप ये अपना होना चाहिए, या फिर ये बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ गया, मिथेनॉल। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने क्या किया है? एल्काइन को किस में कन्वर्ट किया है भाई? ट्रांस एल्कीन में। किस में कन्वर्ट किया है? ट्रांस। ठीक है, सिस ट्रांस जिनको नहीं पता वो देख लो एक बार। सिस में क्या होता है? आपके डबली बॉन्डेड कार्बन जो है, उनके बोथ साइड्स, ठीक है, सिमिलर ग्रुप होंगे, तो वो सिस कहलाएगा। जैसे सपोज करो ये मैंने लगा दिया, ठीक है, तो ये वाला आइसोमर आपका सिस कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इनको ऑपोजिट कर दिया रोटेट करके, ठीक है, इसको रोटेट कर दिया तो ये ऑपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होते हैं। डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, उस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आपके सिस्टोटॉन। ठीक है, तो अब देखो, आप सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड है तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, ऑपोजिट साइड है बिल्कुल एक दूसरे के 180, तो ये ट्रांस आइसोमर है। तो जब भी आपको एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनानी हो, तो आपको क्या यूज करना है? बिर्च रिडक्शन नाम का एक रिएक्शन होता है। उसमें रिएजेंट कौन यूज होते हैं? उसमें ये रिएजेंट यूज होते हैं बच्चों, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर लिथियम और लिक्विड अमोनिया, ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये बिर्च रिडक्शन के रिएजेंट है आपको। तो आपको बिर्च रिडक्शन कराना है जब भी आपको एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनानी है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? जब भी एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनानी है तो बिर्च रिडक्शन कराना है। बिर्च रिडक्शन के लिए रिएजेंट क्या है? सोडियम लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया मिलेगा। और अगर आपको सिस एल्कीन बनाना है तो फिर आपको लिंडार कैटलिस्ट चाहिए, जो कि आपका ये है H2PDC, है ना, पेलिडाइज चारकोल। ये आपका है लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो इससे बनेगा सिस। ठीक है, इससे क्या बनेगा? सिस बनेगा। तो आप देख लो, आप क्वेश्चन पे आते हैं। सुटेबल रीजन पूछ रहा है वो आपसे ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया।
क्लियर है सबको, समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई जो चैनल पे पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियोस को, ठीक है। विच विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, याद रखना। पहली चीज, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है। अगर मुझसे पूछा जाए इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि प्रोपेन का, तो प्रोपेन का होगा, क्योंकि भाई इथेन क्या है, C2H6 है। इसका कितना हो गया, 30 हो गया सिर्फ मास। और अगर प्रोपेन की बात करूं तो C3H8 हो गया, ये कितना हो गया, 12 3 36 और 8 44। तो डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, मास ही ज्यादा हो गया, ठीक है। तो पहली चीज याद रखनी है सिंपल, कि मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो देखनी है आपको, कि ब्रांचिंग क्या है, कितनी ब्रांचिंग है। अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, जिससे वेंडरवॉल फोर्स भी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो ब्रांचिंग से क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले आ गए, सपोज करो मैंने आपको ऐसे कंपाउंड दे दिए जिनका मास एक का 44 है, एक का 45 है, तो यहां आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते मोलर मास वाले, इनको बोलते हैं कंपेरेबल मास वाले, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, या फिर जब आइसोमर्स मिल जाए आपको, आइसोमर्स का तो मास बराबर होता है, ठीक है। आइसोमर्स मिल जाए आपको, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ब्यूटेन, जैसे यहाँ पे तो बाद में आएंगे हम लोग, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ब्यूटेन लिख दिया, ठीक है, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दिया, वो दोनों आइसोमर्स हैं आपस में, तो उनका मास तो बराबर होगा। फिर वहां क्या देखते हैं सर, वहां देखते हैं ब्रांचिंग। वहां क्या देखनी है आपको, ब्रांचिंग देखनी है। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग, ठीक है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड देख लो कौन कौन से हैं, आयोडोब्यूटेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन है। अब देखो यार सिंपल से, सारे के सारे ब्यूटेन है, लेकिन एक में आयोडीन लगा है, एक में ब्रोमीन, एक में क्लोरीन, ठीक है। एक में आयोडीन लगा है, एक में ब्रोमीन, एक में क्लोरीन। तो नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन होता है C4 आपका H10, यही होता है। तो एक हाइड्रोजन हटा के इन्होंने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया आपका, तो C4H9I, ये हो गया आपका आयोडोब्यूटेन। ऐसे ही आपका C4H9Br, ये हो गया आपका ब्रोमोब्यूटेन। और C4H9Cl, ये हो गया आपका क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब आप देख लो, आयोडीन का मास बहुत ज्यादा होता है, 127, ठीक है। इसका कितना हो गया 80, इसका कितना हो गया 35.5। तो इनमें मास में इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेटली आयोडो वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो देख लो क्या क्या है यहाँ पे आपका। सबसे कम होगा भाई ब्यूटेन का, ठीक है, C4H10 का। फिर उससे ज्यादा होगा 1 क्लोरोब्यूटेन का, फिर 1 ब्रोमोब्यूटेन, और फिर 1 आयोडोब्यूटेन। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने थे हमें। तो ब्यूटेन का सबसे कम, ठीक है, C4H10 है ये। और फिर उसके बाद ऊपर मैंने लिखे ही है, ठीक है, C4H9Cl, Br और I1। समझ आया कॉन्सेप्ट आपको? यहाँ पे ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, यहाँ तो मास से ही काम हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन। इस वक्त ना फिनिश्ड हो जानी चाहिए आपकी तैयारी, बस आप क्वेश्चन लगाओ बिल्कुल। द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, अच्छा जी ये सीक्वेंस वाला रिएक्शन है आपको। फिनॉल पे NaOH डाला है इसने, ठीक है। फिनॉल पे क्या डाला है, NaOH। तो फिनॉल पे जब NaOH डालते हैं तो फिनॉक्साइड बनता है आपका, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा आपका, ठीक। यहाँ बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड Na+, ठीक है, यही बनेगा, राइट। अगर मैं इसको नॉर्मली वैसी फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। चलो ठीक है, ये बनेगा आपका फिनॉक्साइड आयन, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसने डाला इस पे CO2। अब आपको थोड़ा पहचान कर लेनी चाहिए, ये NaOH CO2 और H+H2O फिनॉल पे जब भी डाले जाते हैं, ये आपका रिएक्शन है कॉल्ब्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, मैं बना के दिखाऊंगा आपको भी। उसके बाद क्या होगा, इसने डाला है देखो CO2 बच, तो CO2 को लिख लो आप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये क्या होगा, माइनस चार्ज इधर आया, ठीक है। और ये वाला आपका कार्बन पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। तो हमारे हमें क्या मिलने वाला है अभी, हमें मिलने वाला है ये डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O
O माइनस, यही मिलेगा। और यहाँ पे देख, एक चीज ध्यान से देखो, एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, अब ये एरोमेटिक नहीं रहा। अब ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक नहीं रहा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड ध्यान से देखो। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं रहा, जबकि ये एरोमेटिक था ऊपर वाला। ठीक है, तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। तो अब क्या करेगा ये, अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगा। क्या करेगा बच्चों, रीगेन करेगा। कैसे रीगेन करेगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, वो आपका यहाँ से प्रोटॉन रिमूवल होगा। जब ये रिमूवल होगा, आपका ये बॉन्ड टूट के ऊपर वापस। ठीक, तो आपका कंपाउंड बनेगा ये, ध्यान से देखते रहना। ये बना, ये बना, ये वापस आया डबल यहाँ पे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये O माइनस हो गया वापस, और ये C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है सबको इतनी बात। और अगले स्टेप में उसने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस करी है। देखो अगले स्टेप में क्या करा है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मतलब जहां जहां ऑक्सीजन पे माइनस है वहां H प्लस दे दो, सिंपल। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बनेगा आपका ये, नेक्स्ट बनेगा आपका OH COOH। ये बन गया बच्चों सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड, या फिर अगर इसको आईयूपीएसी टर्म में बात करें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने आगे इसका एसिटाइलेशन भी कराया है। ठीक है, अब जब उसने एसिटाइलेशन कराया है तो CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू कराया। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, बस ये हटाना है आपको और इसके साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको एक तो मिलेगा एसिटिक एसिड, और साथ में मिलेगा आपको एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। कैसे, O, और ये बाकी का पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा COCH3। ठीक है, और COH, इसको बोलते हैं बच्चों एस्पिरिन। क्या बोलते हैं इसको, एस्पिरिन बोलते हैं। एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा ये। ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको, ये बनेगा, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। तो अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, पहले आपका सी तक तो आपको बिल्कुल आसानी से पता होना चाहिए। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, फिर उसके बाद उसने उसका एसिटाइलेशन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, उसके बाद उसने बना दिया एस्पिरिन। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बस उसने मर्ज कर दी दो को। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लो क्या क्या किया। पहले स्टेप में मैंने फिनॉल का NaOH से रिएक्शन कराया तो फिनॉक्साइड आयन बन गया हमारा। ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन हो रहा है, ये बेस ने ये प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, सिंपल रिएक्शन हो रहा है, तो ये फिनॉक्साइड आयन, ये वाटर बन के निकल जाएगा, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन गया आपका। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन ने क्या किया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक किया। ठीक है, बॉन्ड नीचे आया, और नेगेटिव चार्ज नीचे आया, बॉन्ड बनाया। फिर बेंजीन वाले बॉन्ड ने इस पे अटैक कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ने इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट कर अटैक कर दिया। उसके बाद आपने हाइड, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस हो गई थी तो उसको रीगेन करनी थी। ठीक है, तो उसका H निकाला। ठीक है, प्रोटॉन रिमूवल हुआ, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके हमने सैलिसिलिक एसिड बना दिया। अब इसके बाद हमारा काम था मेन, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन जाएगा एस्पिरिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। अब देखो मैं इसलिए बोलता हूँ मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जो बच्चे रट के जाते हैं कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, वो यहाँ फेल कर जाएंगे, क्योंकि आपको मैकेनिज्म इसका पता होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। अब देखो, जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड से, ठीक है, कोई भी कंसंट्रेटेड, जैसे यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, तो पहला स्टेप वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो एसिड से क्या आएगा, H प्लस, ये लोन पेयर करता है इस पे अटैक। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ, ये बनेगा आपका। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे सब, यहाँ पे बॉन्ड है, ये आपका वाटर निकल जाता है। ठीक है, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, तो कार्बोकेटाइन बन जाता है मतलब। लेकिन पहला स्टेप पूछ रहा है वो सिर्फ आपसे, तो पहले स्टेप में सिर्फ हमने क्या किया, प्रोटोनेशन करा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। ये हमारा एल्कोहल था, ठीक है, उसका हमने क्या किया, प्रोटोनेशन किया। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इसके बाद होगा। ठीक है, यहाँ से H2O निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आप साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बना देंगे। ठीक है, 3 स्टेप में हो जाएगा। क्लियर है सबको, इसलिए आपको मैकेनिज्म पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल जिनको नहीं पता, एल्डोल के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। क्या चाहिए आपको, अल्फा हाइड्रोजन।
ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है। अल्फा जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। ये ऐसे होता है भाई, देखो, जैसे सपोज करो मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड ले लेता। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, अरे ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन जो है आपका सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन, इसके जो बगल वाला कार्बन है, मतलब ये वाला, इसको बनाते हैं ब्लू से। ये वाला जो कार्बन है इसको बोल रहा हूँ मैं अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसके साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है ये वाले, ये अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्डोल देगा। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड आपका एल्डोल देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सपोज करो मैं फॉर्मल्डिहाइड बनाता हूँ, क्या ये देगा? नहीं, ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की तो बात दूर रही। भाई ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके बगल में क्या कोई कार्बन है? नहीं है, तो ये नहीं देगा। ठीक है, जैसे बेंजल्डिहाइड बना देता हूँ मैं, क्या बेंजल्डिहाइड देगा? आप लोग खुद समझदार हो, देखो बेंजल्डिहाइड देगा क्या? बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा, है ना, क्योंकि इसके बगल में जो कार्बन है वो ये वाला है। और क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके चारों बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, तो ये भी नहीं देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो, ये पूछ रहा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, HCHO तो नहीं देगा, देख लिया हमने भी, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसके अलावा CCl3CHO। अब देखो CCl3CHO कुछ ऐसा रहा होगा कि तीनों हाइड्रोजन हटा के उसने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। बात आई समझ में? ये भी नहीं देगा आपका। फिर आ जाओ CH3 होल थ्राइस CHO। वैसे आंसर आपको समझ आ गया होगा सबको, ये आंसर है ना, अभी फॉर्मल्डिहाइड मैंने बताया, वो सॉरी, इथेनॉल मैंने बता दिया, ये देगा। ठीक है, यही मॉलिक्यूल लिखा है ना, CH3CHO, तो ये देगा। बाकी CH3 होल थ्राइस CHO क्यों नहीं देगा वो भी बताता हूँ। ये कुछ ऐसा है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों में। ये ऐसा है आपका, इस कार्बन के पास जो है वो तीनों CH3 है। तो इस कार्बन के पास यहाँ अल्फा कार्बन तो है बच्चों, देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, ठीक है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है कोई भी। ठीक है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ठीक है, आंसर है आपका CH3CHO। समझ आया सबको? अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। RCH2CH2OH can be converted into RCH2CH2COH। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट पूछ रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो रिएजेंट की करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है वो इसमें। तो पहले तो एक चीज देखो, आप यहाँ पे अगर R को छोड़ दूं मैं, कितने कार्बन है? एक, दो। और प्रोडक्ट में देखो कितने कार्बन है? एक, दो और तीन। तो एक कार्बन बढ़ाया है इसमें। एक कार्बन बढ़ाने का मतलब स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं एस, या फिर एसेंट ऑफ सीरीज भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक कार्बन बढ़ाते हैं। और एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं ना बच्चों, वो केसीएन वगैरह यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केसीएन। ठीक है, वहां नाइट्राइल बना लेते हैं। ठीक, इतना याद रहेगा। यहाँ पे एक कार्बन आपको बढ़ाना है, यानी कि केसीएन यूज हुआ होगा। ठीक, लेकिन केसीएन यूज करने के लिए आपको अल्कोहल के साथ नहीं कर सकते, आपको एल्काइल हैलाइड बनानी पड़ेगी। यहाँ सबसे पहले आप देखो, आपके पास है RCH2CH2OH। ठीक है, अब यहाँ केसीएन नहीं लगा सकता मैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अल्काइलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्काइलाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप PCl5, PCl3, SOCl2, वट जो भी इन्होंने दे रखा वो यूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, पहला ऑप्शन में PbR3 ले रखा है इन्होंने। ठीक है, अब PbR3 जब इन्होंने लिया होगा बच्चों, तो ये बना होगा RCH2CH2Br। ठीक, ये बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं सोचनी, कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं सोचना है। अब अगर मैं इस पे केसीएन डालता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा मेरा RCH2CH2CN। तो बढ़ गया एक कार्बन, देखो एक, दो, तीन हो गए। और आप सबको पता है नाइट्राइल की अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी जाए नाइट्राइल की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो RCH2CH2COH ये बनेगा भाई आपका। सबको समझ आया कैसे बनाया मैंने? ठीक है, तो सबसे पहले देखना है क्या कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है या डिफरेंट है। अगर कम करने होते तो फिर हम डिसेंट ऑफ सीरीज या डिग्रेडेशन करते, फिर हम लोग वो सब लगाते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड वगैरह। ठीक है, वो सब देखना पड़ता है हमें। या फिर सोडा लाइम वाला जो होता है आपका, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमें अल्कोहल से एसिड बनाना था, तो अल्कोहल से पहले मैंने अल्काइल हाइड बनाया, अल्काइल हाइड से एल्केन नाइट्राइल बनाया और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी।
केसीएन तो यूज होगा ही होगा अगर आपने कार्बन बढ़ाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन बढ़ाने दिए हमें, तो हमने पहले स्टेप में PbR3 से कराया, फिर KCN से कराया। अच्छा यहाँ बच्चों H+ आना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के लिए। ये थोड़ा गलत दिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन इस हिसाब से होगा वो देख लेना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी हमें भी थोड़े मिट रहे हैं ऑप्शन। क्लियर है सबका? ठीक, यहाँ पे देखो इन्होंने ये दिया PbR3 KCN, लेकिन यहाँ पे इसने रिडक्शन करा दिया इसका। रिडक्शन करके तो RCH2 CH2 NH2 बन जाता, अमीन बन जाता, अमीन नहीं बनाना था हमें। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन 1 to 1 4 में कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। साइनाइड से अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में भी। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज, देखो भाई बेस वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड, बेस वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो। ठीक है, कहने का मतलब जब बेस ने प्रोटॉन ले लिया उसके बाद जो भी वो बनाएगा वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो लोन पेयर है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। डोनेशन के लिए अवेलेबल मतलब रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बात लिख रहा हूं यहाँ, लोन पेयर शुड बी अवेलेबल, इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन, है ना। इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। तो ये बात आप भी लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पहले में देखो, वो उसके पास रेजोनेंस में जाने के लिए कुछ है ही नहीं, बगल में कुछ है ही नहीं, कोई कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ नहीं है ना, sp2 वगैरह कुछ नहीं, sp3 कार्बन है सब। और ये नाइट्रोजन भी कैसा है, sp3 नाइट्रोजन है, ठीक है। ये नाइट्रोजन कैसा है, sp3 कैसे पता चला बच्चों मुझे, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 और 3, और ये लोन पेयर, तो 3 + 1 4, ठीक है, 4 मतलब sp3। ठीक है, पता चल गया सबको। अच्छा अब दूसरा देखो आप, यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो जाएगा रेजोनेंस में, ठीक है, वो किस में जाएगा, रेजोनेंस में। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो देखो रेजोनेंस में तो नहीं जाएगा, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है। ये जो कंपाउंड दिया है उसने, कंपाउंड 3 जो है वो ऑलरेडी एरोमेटिक है, 6 पाई सिस्टम है। तो वो 6 पाई से 8 पाई में नहीं जाना चाहेगा, एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहेगा, एरोमेटिक ही रहेगा। तो ये लोन पेयर भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे कि लोकलाइज लोन पेयर कौन सा है, डीलोकलाइज कौन सा है। ठीक है, तो ये लोकलाइज है, अपनी जगह पे ही रहेगा, ये भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ध्यान से देखो, इसने एक पाई बॉन्ड भी बनाया है। ये इस वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन है sp2, और sp2 का मतलब जो है वो परसेंटेज s जो है इसमें 33.33% होगा, जो कि थोड़ा ज्यादा होगा sp3 वाले से। यहाँ पे परसेंटेज s कितना होता है, 25 होता है। और आपको पता है जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, उतना ज्यादा क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो मैं ये बात अगर लिखना चाहो लिख लो, परसेंटेज s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये याद रखना। अब ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेंस में नहीं गया, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से होल्ड करके रखेगा नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में जाने के बाद यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है, बहुत ही खतरनाक स्टेबिलिटी। तो ये कहेगा भाई मैं डोनेट नहीं करने वाला हूँ, मैं मेरा जो है रेजोनेंस में जाएगा डीलोकलाइजेशन में, उसके बाद में जो एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है, मेरी स्टेबिलिटी आ रही है, तो अपन नहीं देंगे लोन पेयर, ये तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो कौन सा होगा आपका पहला ऑप्शन होगा जहां पे चला जाएगा वो, मतलब लोन पेयर जो है प्रोटोन पे अटैक कर देगा या किसी भी एसिडिक पे, एसिडिक स्पीशीज पे अटैक कर देगा। समझ में आ गया? तो परसेंटेज ऐसे यहाँ क्वेश्चन करना था आपको, देखना था कि सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किस लोन पेयर की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स। फिनॉल क्या, इथेनॉल भी है इसमें एक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया उन्होंने। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन में इथेनॉल दे रखा आपको, फिर फिनॉल दे रखा, फिर पैरामिथाइल फिनॉल दे रखा है, और फिर दे रखा है आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई होगी आपको, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वो स्टेबलाइज करेगा, है ना, जो भी आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। जब आप फिनॉल में से H+ निकाल दोगे, कहने का मतलब ये है, ये फिनॉल है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब जब इसमें से आप H+ को निकाल दोगे तो ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन।
और फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबलाइज होता है क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जाता है। ठीक, तो इसीलिए फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब अगर यहाँ पे मैं कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे NO2 लगा है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा अपनी तरफ पुल करके, तो अच्छा है इसके लिए। ठीक है, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन देने वाले वो घटाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो जो एल्काइल ग्रुप होता है वो डोनेटिंग ग्रुप होता है, आप सबको पता है, तो ये तो घटाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, घटाएगा। क्लियर? मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा NO2 की होने वाली है, नाइट्रोफिनॉल की होने वाली है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देख लो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड में। अब इन दोनों में कंपेयर कराना है, बाकी तो आप ऐसे ही ऑप्शन काट दो। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। और अगर फोर्थ ऑप्शन को चेक करें आपका, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं हो सकता, वहां तो इथेनॉल को दिया है इन्होंने हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो फोर्थ भी नहीं है। अब बात आती है फर्स्ट और थर्ड पे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे वो। अब देखो, फर्स्ट और थर्ड में मिथाइल वाले को आगे रखा है फिनॉल से, ये गलत बात है। मिथाइल वाला तो क्या करेगा, घटाएगा। ये कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, तो ये पीछे आना चाहिए फिनॉल से। ठीक है, तो अब देखो, ये वाला सबसे आपका एप्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा, थर्ड वाला। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, फिर मिथाइल, और फिर भाई जो नॉर्मल वाला आपका अल्कोहल होगा एलिफेटिक, वहां रेजोनेंस से कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होती, अल्कोक्साइड आयन ये बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये सबसे कम इनमें जो है स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, तो ये सबसे वीक एसिड होगा। फिर आपका मिथाइल फिनॉल, फिर उसके बाद फिनॉल, और फिर पैरानाइट्रोफिनॉल। समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड? अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको पता है कंडीशंस, ठीक है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता वो देखो। sp2 होने चाहिए सारे कार्बन, पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए sp2, sp2 बोले तो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना, मतलब 6 पाई की उसमें होने चाहिए, मल्टीपल में बेसिकली, नॉट मल्टीपल, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई बोल, सॉरी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला होना चाहिए। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो है आपकी 0, 1, 2, 3, ये सब आनी चाहिए। ठीक है, चलो, ये तो बेसिक सी बातें थी, ये देख लेते हैं। अब देखो, पहला देखो, पहले में क्या साइक्लिक है, यस, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या ये प्लेनर है, सारे sp2 है, बिल्कुल, ये भी sp2 है, डबली बॉन्डेड, ये भी sp2 है, और कार्बोकेटाइन भी sp2 है, तो प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, डबल, सिंगल और प्लस चार्ज, कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पे। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, 4n+2 पाई वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनाया इसने। ठीक है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 4n और इज इक्वल टू 2 - 2 = 0, तो 4n = 0, मतलब n = 0। ठीक है, तो आंसर यही है आपका, मैंने बोला n = 0, 1, 2, 3 वैल्यू यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये एरोमेटिक हो गया, बाकी भी चेक कर लेते हैं, बाकी आप लोग देख लो, चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या साइक्लिक है सेकंड में, यस। क्या सारे sp2 हैं, यस। क्या ये कॉन्जुगेशन है, डबल, सिंगल, प्लस, बिल्कुल। अब यहाँ पे लास्ट वाला रूल लगा के जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, तो 4n = 4 पाई इलेक्ट्रॉन -2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे आपका। 4n = 2, और तो n = 2/4। ठीक है, नहीं जी, 1/2 नहीं चलेगा आपका, तो ये नहीं है आपका। क्लियर हो गई बात? ये नहीं होगा, इनफैक्ट ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम है। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, 4 पाई दिख रहे होंगे आपको, लास्ट वाले में 4 पाई है, फिर अगेन ये रेजोनेंस में जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, और 2 वहां पे थी, तो ये भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका, यही एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, लास्ट वाला भी देखो आप, ये भी एंटी एरोमेटिक रहेगा, 4 पाई सिस्टम हो जाएगा ये। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आओ। मजा आ रहा है सबको? देखो यार, एग्जाम करीब है,
प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की खूब। ठीक है। अब देखो ये जो एल्कीन पे आप एडिशन कराते हो, ठीक है, एल्कीन पे एडिशन कराते हो हेलोजन की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ध्यान रखना नॉन पोलर सॉल्वेंट जब आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये वाली जो एडिशन होती है बच्चों वो होती है एंटी एडिशन, ये याद रखना। एंटी एडिशन का मतलब यहाँ पे आपका अगर एक हेलोजन अबव द प्लेन जुड़ेगा तो दूसरा बिलो द प्लेन जुड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक हेलोजन आपका अबव द प्लेन जुड़ेगा, जैसे ये है सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी है वट सॉरी, पिन बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर आप इसमें X2 ऐड कराओगे, तो जब आप इसमें X2 ऐड कराओगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐड होंगे। सपोज करो ये आपका ऐसे बनाते हैं, तो एक अगर आपका यहाँ पे ऐड हुआ X, तो दूसरा यहाँ पे ऐड होगा। ठीक, बात आ रही समझ में, एक नीचे एक ऊपर, मतलब अगर इसको मैं 3D फॉर्म में दिखाऊं तो एक तो ऐसे, अगर एक ऐसे ऐड हुआ, ठीक है, अबव द प्लेन, तो दूसरा हमेशा बिलो द प्लेन ऐड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, वेज और डैश। तो ये एडिशन हमेशा इस तरीके से होगी। अब आप इसमें आ जाओ अपने क्वेश्चन में। Br2 ऐड किया है CCl4 की प्रेजेंस में, तो ए विल हैव कॉन्फ़िगरेशन, ए की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, एंटी एडिशन होगा, तो एक Br अबव होना चाहिए, एक बार Br बिलो होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप पहले ऑप्शन में दोनों Br जो है अबव द प्लेन है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। याद रखना एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। ब्रोमोनियम आयन भी बनता है बीच में, क्या बनता है जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ब्रोमोनियम आयन, देखो मैकेनिज्म में बता सकता हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन टाइम लगेगा। और ये आपने पढ़ भी रखा होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, साइक्लिक बनेगा। और ये क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा आपका। ठीक, चलो, इनफ ऑफ दिस ज्ञान, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स मीथेन। देखो भाई, एल्केन के साथ जब रिएक्टिविटी देख रहे हो आप, तो F2 सबसे खतरनाक रिएक्टिव होता है, फिर Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फिर I2। I2 तो बहुत स्लो होता है, मतलब इतना स्लो होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है प्रोसेस। याद रखना ये क्या होता है, स्लो होता है, बहुत स्लो एंड रिवर्सिबल। इसीलिए हम एल्काइल एलाइड डायरेक्ट नहीं बनाते एल्केन से, अगर बनाएंगे भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HI बनता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, CH4 + HI जब हम कराएंगे तो दिक्कत यह है कि ये रिवर्सिबल हो जाता है, स्लो एंड रिवर्सिबल। सॉरी, HI नहीं, यहाँ पे आपका है I2, सॉरी, CH4 + I2। ठीक है, तो ये बना CH3I + HI। अब दिक्कत यह है, जो HI बनाई बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिएक्शन को वापस ले जाके यहीं बना देगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह यूज करते हैं, तब ये रिएक्शन करा पाते हैं। ठीक है, जनरली प्रीफर नहीं करते इसको ऐसे करना। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत वायलेंट होती है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है ये फ्लोरीन के साथ, तो इसलिए नहीं कराते हैं। ठीक है, एग्रेसिव रिएक्शन हो जाती है वो। तो ऑप्टिमम जो है इसके लिए वो Cl2 और Br2 रहते हैं, लेकिन रेट जो है वो यही रहेगा, F2 Cl2 Br2 और I2। तो देख लो इसमें कौन से ऑप्शन में बन रहा है, पहले ऑप्शन में ही बन रहा है ना, F2 Cl2 Br2 और I2। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका जो पहले बताया था मैंने वीडियो की शुरुआत में। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, पहले मास देखते हैं, अगर मास कंपेरेबल है, कंपेरेबल बोलते हैं आसपास है, जैसे किसी का 45 है, किसी का 44 है, किसी का 46 है, तो वहां मास से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इससे नहीं कर सकते वहां पे क्वेश्चन। फिर हम लोग देखते हैं ब्रांचिंग वगैरह तो नहीं है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जैसी कोई चीज तो नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर ये सब देखते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ, आप कितने कार्बन है पहले चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन का एल्केन है ये, तो C6H14 रहा होगा, है ना, हेक्सेन है। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 कार्बन का है, तो सेम फॉर्मूला है। फिर तीसरे में आ जाओ, 1, 2, ये सब में करना पड़ेगा आपको, 3, 4, 5, 6, इतना तो कर ही लोगे यार, C6H14 है ये भी, ठीक है। और लास्ट वाला देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6,
तो ये भी C6H14 है। तो सारों के सारों का सेम है फॉर्मूला, तो ये हो गए आइसोमर्स। कैसे हो गए? आइसोमर्स हो गए। अब यहाँ पे मैंने बोला था जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा सरफेस एरिया घट जाता है। तो ब्रांचिंग देखो सबसे ज्यादा किस में है? फोर्थ में है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, लेकिन इन्होंने तो मैक्सिमम पूछा है। तो जो स्ट्रेट चेन है उसका सबसे ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, जो स्ट्रेट चेन है आपका एन हेक्सेन जो बन रहा है, पहले वाला एन हेक्सेन जो बन रहा है आपका, उसमें सबसे ज्यादा होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो वेंडरफॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा उसी में होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें अगर मिनिमम पूछता तो फोर्थ होता, और अगर ऑर्डर लगवाता आपसे तो फोर्थ सबसे कम, फिर थर्ड, है ना। मैं बता देता हूँ, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो फोर्थ, फिर थर्ड का होगा, फिर टू का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग फोर्थ में है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कन्फर्मेशन अराइजेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड। अब कन्फर्मेशन आपने एल्केन में पढ़े होंगे, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, यहाँ पे आपके बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो भी पढ़ रहे थे सिस ट्रांस। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में नहीं, फ्री रोटेशन है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होती है, जिसकी वजह से कन्फर्मर्स बनते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना आपके वो। ठीक है, गाउचे, स्टैगर्ड, ठीक है, स्क्यू, ये सब जो पढ़ते हैं वो कन्फर्मेशन कहलाते हैं आपके। वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से बनते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट बनते हैं। 15th पे आ जाओ। मिथाइल साइक्लोपेंटेन ऑन मोनोब्रोमिनेशन। मोनो मतलब एक बार ब्रोमिनेशन करानी है आपको, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन करा रहे हैं जैसे, है ना। तो पहले तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन बना लो सब, कहीं भी लगा लो इसको मिथाइल को। ठीक है, वो मिथाइल साइक्लोपेंटेन ही कहलाएगा, किसी भी जगह ला सकते हो इक्वल पोजिशन से। मोनोब्रोमिनेशन कराइए इसकी, मतलब Br2। Br2 को ऐसे लिख लो, और लाइट की प्रेजेंस में कराइए H लिख लो या यूवी लिख लो। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड बीच से टूटता है, लाइट पड़ेगी तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल जनरेट होंगे आपके। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, बस बेसिक बेसिक देख लो। अब देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो वैसे ही होता है जैसे कार्बोकेटायन का। तो 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अच्छा, तो अब देखो ये भी CH3 आपका है ना, ये ऊपर CH3। अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के Br लगा दूं, मतलब ये मैं कुछ ऐसा बना दूं, नीचे बना के दिखाता हूँ आपको। आप लोग भी बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाला हटाता हूं तो रेडिकल यहाँ बनेगा। ठीक है, और रेडिकल यहाँ जो बन रहा है वो कैसा रेडिकल बन रहा है? वो प्राइमरी तो है, सिर्फ इस कार्बन से देखो, सिर्फ ये कार्बन अटैच्ड है, तो प्राइमरी रेडिकल बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेडिकल बना दूं यहाँ पर, कहाँ पर? सपोज करो मैंने यहाँ कहीं बना दिया रेडिकल एच हटा के, तो ये कैसा रेडिकल बनेगा? सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेडिकल बना दूं यहाँ, ये एच हटा के, यहाँ से एक एच होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं रेडिकल यहाँ पे बना दूं, तो ये हो गया 3 डिग्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा रेडिकल वो ये वाला होगा। तो Br रेडिकल जो आएगा वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इस पोजीशन पे। मतलब आपका जो प्रोडक्ट सबसे स्टेबल बनना चाहिए, ठीक है, वो बनेगा ये वाला, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ। ठीक, देख लो किसमें है। Br और CH3 एक ही जगह होने चाहिए आपके, है ना, एक ही कार्बन से अटैच्ड, इसमें है। ठीक है, Br CH3। फोर्थ ऑप्शन देखो आप ध्यान से। थर्ड में उसने थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, थर्ड में फंसना नहीं है। सेकंड नहीं बनेगा बिल्कुल, फर्स्ट बनेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, समझ आ रही है सबको? ठीक, 3 डिग्री रेडिकल आर मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वहीं पे Br जाके लगेगा और सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स। क्वेश्चन की क्वालिटी देख रहे हो आप लोग? ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, स्पेशली जेई मेंस वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके क्वेश्चंस अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, माना कि इस पे पिछले वाले सेशन में जो है पेपर थोड़ा हल्का आया, केमिस्ट्री का ज्यादातर जितने भी आपके थे वीक में, पूरे वीक में जो पेपर थे उनमें एक दो ही पेपर ऐसे थे जिनमें थोड़ा स्टैंडर्ड है केमिस्ट्री, बाकी सब में इजी आई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, ख्याल रखना, पेपर जेई स्टैंडर्ड पूछता है। तो विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में आपको पता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है पहले। पहले क्या होती है? एल्काइलाइड, ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है, बॉन्ड क्लेवेज होगी, और यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अभी बताइए, 3 डिग्री,
फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका ये हो गया मिथाइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर है? ये वाला ऑर्डर है, आपको पता रखना है। तो इनमें देखो कि लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है, लीस्ट रिएक्टिव मतलब इस वाली फॉर्म में होना चाहिए CH3X, तो CH3Cl ही है। ठीक है, बाकी तुम देखोगे ये 3 डिग्री बन रहा है, बहुत बड़े, क्योंकि क्या करो यहाँ पे तुम ये Cl हटा दो और यहाँ पे प्लस चार्ज लगा लो, तो देखो कितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तीन तीन मिथाइल लग रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी जब आप इस Cl को हटा के प्लस लगाओगे तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, बहुत स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है ना? फिर ये वाले में लगाओगे जब आप Cl को हटा के यहाँ पे प्लस, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये भी बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, ये भी अच्छे से देगा। तो लीस्ट रिएक्टिव इसमें जो होगा CH3Cl होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर SN2 होता तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाता। चलो, मिथाइल क्लोराइड व्हेन हीटेड विद सिल्वर साइनाइड। मिथाइल क्लोराइड क्या होती है आपकी? CH3Cl। इसका रिएक्शन कराया सिल्वर साइनाइड से, सिल्वर साइनाइड आपकी कोवेलेंट हो गई है। और जब भी कोवेलेंट आपकी ये साइनाइड आएगी आपकी, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड। NC बनेगा हमेशा, याद रखना। अगर KCN होता, अगर क्या होता, KCN होता यहाँ पे, पोटेशियम साइनाइड कहता वो, तो फिर CH3CN बनाना। ठीक है, NCERT का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। आयनिक, ये आयनिक है आपकी, आयनिक के साथ बनेगा ये आपका एल्काइल साइनाइड, और कोवेलेंट के साथ बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, तो CH3NC बनेगा भाई इस केस में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, CH3NC, देख लो आप। ठीक है ना, कंफ्यूज किया हुआ है, CH3CN भी दिया हुआ है, लेकिन याद रखना KCN के साथ देगा CH3CN। ठीक है, 18th पे आते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एराइल हेलाइड्स आर। एराइल हेलाइड्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एराइल हेलाइड्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट, नहीं जाते हैं एराइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड्स बोले तो बच्चों ये वाली बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा, फ्रीडल क्राफ्ट होता है, बढ़िया से होता है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत है स्टेटमेंट। एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका एलिफेटिक में बहुत फास्ट होता है, लेकिन एरोमेटिक में बहुत फास्ट क्या, इनफैक्ट होता भी नहीं है ज्यादातर जगह। कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है वहां पे होगा आपको। ठीक है, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियो, ये बात ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो आंसर यही होना चाहिए, बाकी की रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइलाइट्स। ठीक हो, अब यहाँ पे आते हैं। आपका ये था एराइलाइट, सपोज करो मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 लगा दिया। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 क्या करेगा ना, NO2 की आदत है इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, है ना, विड्रॉ करना। अब वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो रिंग पे ना प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? प्लस चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आसानी से। भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। ठीक है, आपने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मतलब आपने रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, तो ये अच्छा किया आपने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द रेट ऑफ न्यूक्लियो, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये रेट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये सी स्टेटमेंट भी ठीक है, B एंड C बोथ आर करेक्ट। तो देख लो कहाँ है B एंड C, थर्ड ऑप्शन है, B एंड C ओनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा होता ना, वो डिक्रीज कर देता। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो तो खुद ही रीच होती है, इलेक्ट्रॉन रीच होती है। 19 पे आ जाओ। इन द गिवन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज। अब इसको देखते ही सबकी आंखें खुल गई होंगी जिन्होंने रट्टा किया है। ठीक है, ये आपका कौन सा रिएक्शन है भाई? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कौन सा रिएक्शन है। मैं रिएक्शन नहीं बता रहा, मैं ये बस ये बताऊंगा आपको यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा ये Cl को हटाना है और H को लगाना है। ठीक है, क्या करना है? Cl को हटाना है और H को लगाना है, तो CH2, सॉरी, CH2COH। ठीक है ना, ये बनेगा। ठीक। अच्छा, क्यूनोलिन का क्या काम, क्या है यहाँ पे? क्यूनोलिन पॉइजन का काम करता है। पॉइजन बोले तो अब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखो, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एल्डिहाइड का फर्दर अगर आप रिडक्शन कर दोगे तो अल्कोहल बन जाता है। तो एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन ना हो और वो अल्कोहल ना बने, इसीलिए क्यूनोलिन या फिर सल्फर डाल देते हैं। ठीक है, पॉइजन का काम करता है, रिएक्शन को यहीं रोक देगा, अल्कोहल तक नहीं जाने देगा। इसका नाम क्या है? रिएक्शन का फेमस रिएक्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो ये देख लो पहले प्रोडक्ट कहाँ बन रहा था, ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले अपने। थर्ड ऑप्शन बन रहा है, देखो CH2CH2। ठीक है, ये बन रहा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका नाम आपको, बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, H2PD वेरियम सल्फेट। ठीक है, क्यूनोलिन किस लिए यूज करते हैं बता दिया मैंने, वो फंक्शन पूछ सकते हैं। पॉइजन का काम करता है, इसको एल्डिहाइड स्टेज पे ही रोक देगा, फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होने देगा।
ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट सी इन द गिवन रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में आपका एसिटिक एसिड पे अमोनिया डाला, तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, CH3CO OH, इस पे क्या डाला, अमोनिया, और हीट भी किया इसको। तो यहाँ पे अमाइड बनता है आपका, पहले तो आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये बनेगा पहले आपका COO-NH4+। ठीक है, ये बनेगा सॉल्ट। एसिड प्लस बेस रिएक्शन है, सिंपल। इसको हीट करोगे तो बेसिकली अमाइड बन जाएगा, CH3CO NH2, ये बन जाएगा आपका अमाइड। ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या डाला है, उसको Br2KOH, ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन। इसमें क्या करना होता है हॉफमैन ब्रोमाइड में बच्चों, ये सीओ हटा देना, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पे Br2+KOH डालोगे तो ये बनेगा CH3NH2, सिंपल। ठीक है, ये बन गया आपका 1 डिग्री अमीन, मिथेन अमाइन बन गया। इसके बाद उसने डाला है क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, ये है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन। यहाँ बनता है आपका आइसोसाइनाइड, यहाँ क्या बनता है आपका आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेलिंग गैस जिसे बोलते हैं। तो ये बनेगा एट द एंड CH3NC। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बनना चाहिए। 20th में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखो दो तीन नेम, दो रिएक्शन यूज हो गई, नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड और कार्बाइलमाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3NC। अच्छा, एक चीज और मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना, Br2KOH जो है, ये एक जगह और यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, किस रिएक्शन में, नेम रिएक्शन में, मुझे बताना जरूर। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है, 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं, अच्छे क्वेश्चन थे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से थे आपके। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करो। किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।